हेलो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब महाराणा सांगा की दिल्ली के सुल्तानों के प्रति क्या नीति रही उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से राणा सांगा ने मालवा और गुजरात के शासकों के प्रति अपनी नीति अपनाकर उनको अपना सहायक बनाया ताकि भविष्य में उसका राज्य सुरक्षित रह सके। अब महाराणा सांगा दिल्ली के सुल्तानों के प्रति किस तरह की नीति अपनाता है उस बारे में देखेंगे। महाराणा सांगा के सैनिक जो अभियान थे उसका एक उद्देश्य था कि दिल्ली सुल्तानों के प्रभाव को, जो उस समय लोधी वंश का शासन था उसके समय में, तो उनके प्रभाव को उत्तरी भारत में कम करना था। जब महाराणा सांगा ने सिंहासन पर बैठे उस समय सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान था, जो शासक की दृष्टि से योग्य नहीं था। अतः उसकी जो निर्बलता थी उसका लाभ उठाकर महाराणा सांगा ने मेवाड़ के समीप जितने भी मुस्लिम अधीनस्थ क्षेत्र थे उनको अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया। सिकंदर लोधी ने हालांकि दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें पूर्णतः वह सफल नहीं रहा। न ही उसमें इतना साहस था कि वह महाराणा सांगा का सामना कर सके। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा तो वह भी महाराणा सांगा के समान साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का समर्थन करने वाला शासक था। तो इन दोनों शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं ने एक दूसरे को इस बात के लिए तैयार किया कि दोनों के मध्य युद्ध हो। अब संघर्ष के क्या कारण थे? पहला तो हम देख सकते हैं बच्चों, विस्तारवादी नीति। दूसरा है, संघर्ष का दूसरा कारण यह था कि महाराणा सांगा ने अपना जो राज्य का विस्तार था वो बयाना तक कर लिया था, जो लोधी शासकों के लिए एक चुनौती था क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र पास में ही था। जब इब्राहिम लोधी अपने भाई जलाल खां लोधी के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त था तो उस स्थिति में महाराणा सांगा ने फ़ायदा उठाकर बयाना तक के प्रदेश पर अपना अधिकार करके दिल्ली और आगरा का क्षेत्र था उसको चुनौती दी। जब इब्राहिम लोधी अपने आंतरिक संघर्ष से मुक्त हुआ तो उसने ये ज़रूरी था उसके लिए कि बयाना पर अपना पुनः अधिकार स्थापित करे ताकि दिल्ली की सत्ता के लिए कोई चुनौती राणा सांगा के समक्ष से उपस्थित न हो सके। तीसरा कारण था दोनों के मध्य, इब्राहिम लोधी मालवा पर अधिकार करने का प्रयास करना चाह रहा था और मालवा को राणा सांगा अपने प्रभाव में ले चुका था। अगला कारण था कि राणा सांगा ने गद्दी पर बैठते ही अजमेर पर अधिकार कर लिया था। चूँकि अजमेर हमने पहले पढ़ा कि केंद्र में होने के कारण हमेशा यहाँ पर मुस्लिम शक्तियों का केंद्र रहा। ऐसे में जब महाराणा सांगा ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तो इस बात से इब्राहिम लोधी काफ़ी नाराज़ था और वह अजमेर के क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो इस तरह से इन कारणों के कारण दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली बूंदी राज्य के समीप खातौली नामक स्थान पर राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसे खातौली के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 3 घंटे के इस युद्ध में इब्राहिम लोधी परास्त हुआ और अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग गया। इस घटना के बाद महाराणा सांगा ने टोडा भीम में अपना कैंप लगाया, लेकिन इसके 1 वर्ष बाद ही इब्राहिम लोधी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अपने 2 सेनानायकों मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के नेतृत्व में एक विशाल सेना किसके विरुद्ध भेजी? महाराणा सांगा के विरुद्ध, जिसमें से मियाँ हुसैन महाराणा सांगा के साथ मिल गया। इसमें ऐसा बताया जाता है कि बाद में महाराणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सही नहीं है। इब्राहिम लोधी की पराजय हुई, जिससे राणा सांगा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उत्तरी भारत में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी
बढ़ गई। इस तरह से उन्होंने बाद में धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र की भी विजय की और उत्तर भारत में वह काफ़ी शक्तिशाली शासक हो गए। 1521 से 1526 का जो शासनकाल है वह महाराणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद उनकी शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब यह जरूरी था कि यदि उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित करना है तो उस शक्ति को महाराणा सांगा से संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद खातौली युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ, मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ और जिसमें हुमायूं का एक कमज़ोर शासक था, जिसमें बाबर का मुस्लिम वंश के संस्थापक के रूप में उदय हुआ। इसका पुत्र हुमायूं अयोग्य था। बाबर ने, चूँकि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का शासक था और अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए वह हिंदुस्तान में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी दौरान भारत की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि यहाँ के कुछ सरदार, जैसे पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, अपने कुछ स्वार्थों के कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद अफ़गानों की शक्ति को अभी भी संगठित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसने राणा सांगा से सहयोग की प्रार्थना करी। बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, वो काबुल में ही राणा सांगा की जो ख्याति थी भारत में उससे परिचित था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि मुझे भारत पर अधिकार स्थापित करना है तो पहले मुझे महाराणा सांगा की शक्ति का सामना करना पड़ेगा और उसके विरुद्ध एक ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी ताकि उसको युद्ध में परास्त किया जा सके। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, कुछ ऐसे कारण हुए जिसके फलस्वरूप 17 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, जिसके हम कारणों में मुख्यतः बाबर और राणा सांगा की साम्राज्यवादी नीति को, महाराणा सांगा द्वारा दिल्ली के सल्तनत के प्रदेशों को अपने अधीन करना, महाराणा सांगा द्वारा अफ़गानों विशेषकर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खां लोदी और हसन खां मेवाती को संरक्षण देना था। इस राजपूत अफ़गान गठबंधन के कारण बाबर काफ़ी नाराज़ था और उसने इसी के साथ महाराणा सांगा के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिए। दोनों के कुछ धार्मिक मतभेद भी थे। अतः बाबर ने अपनी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी करते हुए दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर स्थित धौलपुर, कालपी और बयाना पर अधिकार कर लिया। इस समय बयाना राणा सांगा के अधिकार में था और निजाम खां नामक मुसलमान को उसने जागीर में दे रखा था। जब बाबर ने इस किले को लेने के लिए इश्क खां के नेतृत्व में सेना भेजी तो निजाम खां का भाई आलम खां बाबर से मिल गया और उसने किला उसके हवाले कर दिया। इस स्थिति को राणा सांगा ने स्वीकार नहीं किया और उसने बयाना के किले को घेर लिया। इससे क्या हुआ कि दुर्ग के अंदर जो मुस्लिम सैनिक थे वो हताश हो गए, उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह से यह मुस्लिम सैनिकों के विरुद्ध महाराणा सांगा की प्रथम विजय थी, जिससे उनकी साहस में भी बढ़ोतरी हुई। अतः इस स्थिति में बाबर ने पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ सेनाओं को बुलाया और 11 फरवरी 1527 को राणा सांगा का सामना करने के लिए रवाना हुआ और फतेहपुर सीकरी में मोर्चाबंदी चालू करी। बाबर ने सेनाएं भेजी
इसी समय क्या हुआ कि बयाना के युद्ध में जो सैनिक हार गए थे, जो किले में घिरे हुए थे, वो पहुँचे वहाँ पर फतेहपुर सीकरी के जो मोर्चा लगा हुआ था, जिसमें जिनके शाह मैसूर के किस्मती प्रमुख था। जिससे क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी स्थिति बताई तो उस स्थिति में मुस्लिम सेना घबरा गई और इसी समय एक ज्योतिष की भविष्यवाणी ने भी मुग़ल जो सेना थी उसको निराशाजनक बना दिया। लेकिन इन परिस्थितियों में बाबर ने अपनी सेना को जोश दिलाया, जिहाद का नारा दिया और इसी समय उसने कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा के साथ उसने अपनी जो मुस्लिम सेना थी उसमें बिल्कुल कट्टर आत्मविश्वास की भावना पैदा करी और युद्ध की तैयारियां प्रारंभ करते हुए खाइयां खुदवाई। उनके पीछे 7-8 गज की दूरी पर तोप गाड़ियाँ खड़ी करवाई, उन्हें जंजीरों से बंधवा दिया, जिसे उस समय तुलुगमा युद्ध प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तोपों का इस समय इस्तेमाल हुआ। इस तरह बाबर ने अपनी शक्ति को अच्छे से संगठित कर लिया। उसने रायसेन के जो शासक था सरहदी तंवर, उसके माध्यम से राणा सांगा के साथ संधि वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राणा सांगा ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इस समय राणा सांगा ने क्या किया कि बयाना के जब दुर्ग में उनको विजय हुई तो वो सीधे रास्ते में जाकर भुसावर होते हुए खानवा पहुंचा। यहाँ वह कुछ समय तक रुका, लेकिन इन परिस्थितियों में उसको इतना विलम्ब हुआ कि जिससे बाबर को युद्ध की अच्छी तैयारी करने का समय मिल गया। बाबर और राणा सांगा की सेनाएं 16 मार्च 1527 को खानवा में मिली। महाराणा की सेना में मारवाड़ के राव गंगा की तरफ से मेवाड़ के रायमल तथा रतन सिंह, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह और बीकानेर के राव जैत सिंह के पुत्र कुंवर कल्याणमल, झाला अज्जा, महमूद लोदी आदि कई सरदार शामिल थे। और सामंतों के अलावा सामंतों में हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का पुत्र महमूद खां लोदी आदि शामिल थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से मुग़ल सेना का सामना किया। लेकिन इसी दौरान राणा सांगा के सिर में एक तीर आकर लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। उस बेहोशी की हालत में उसे मैदान से ले जाया गया। राणा के बाद झाला अज्जा ने तथा रावत रतन सिंह ने सेना की कमान संभाली और युद्ध जारी रखा, खानवा का युद्ध। परंतु तोपों की शक्ति के सामने राजपूत सैनिक ज़्यादा समय तक बच्चों नहीं डट सके और वो पीछे लौटने लगे। चारों ओर से घिर जाने के बाद काफ़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए। कई राजपूत सामंतों की इसमें हत्या हुई। अतः इस तरह से इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई और बाबर ने विजय प्राप्त करके गाजी की उपाधि प्राप्त कर ली। इस तरह से यह विजय मुसलमानों के लिए, मुस्लिम शक्ति के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। 19 जनवरी 1528 में जब बाबर ने मेदिनी राय पर चढ़ाई की तो मेदिनी राय की सहायता के लिए राणा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया और कालपी से कुछ दूर इरिच नामक स्थान पर डेरा डाला। लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से राणा सांगा की मृत्यु के बाद ही राजस्थान में मेवाड़ का प्रभुत्व समाप्त हो गया। कुछ कमियां ऐसी रही बच्चों कि क्या कमियां थी खानवा के युद्ध में पराजय होने का कारण क्या था। राणा सांगा की सेना में एक रूपता का अभाव था, एकता का अभाव था, इतनी अधिक संगठित नहीं थी जितनी कि मुस्लिम सेना थी। मुस्लिम सेना में तोपखाने का होना, एक व्यवस्थित युद्ध प्रणाली का होना, नवीनतम युद्ध प्रणाली, राणा सांगा का स्वयं युद्ध में आकर आना, राणा सांगा का इब्राहिम लोदी को सहयोग न देना आदि कुछ अनेक ऐसे कारण थे जिसके फलस्वरूप महाराणा सांगा को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा
और इस युद्ध की विजय के बाद ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य सुदृढ़ रूप से स्थापित हुआ। बाबर को मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना गया और उत्तर भारत की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई। इस तरह से मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति को आघात लगा और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इस तरह से बाबर ने जिस तरह से अपनी योग्यता के आधार पर एक संगठित साम्राज्य की स्थापना की थी, वो खानवा के युद्ध में परास्त होने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया और मेवाड़ उस रूप में नहीं आ सका जिस रूप में वह महाराणा सांगा के समय में था। लेकिन यदि महाराणा सांगा के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किए जाए तो वह काफ़ी महत्वाकांक्षी, उदार, वीर शासक थे, जिसमें इस बात की क्षमता थी कि वह एक संगठित साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण महाराणा सांगा मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सक्षम नहीं रहे और उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह से बच्चों ये हमने पढ़ा, इसमें इनकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि महाराणा सांगा की दिल्ली की जो सत्ता थी उसके प्रति क्या नीति रही। तो उसमें आपको इब्राहिम लोदी के साथ, लोदी वंश के साथ जो नीति अपनाई उसने, बाबर के साथ जो नीति अपनाई, उनके दोनों के बारे में आपको विस्तृत रूप से लिखना है। धन्यवाद।